हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपका सपना है टीचर बनने का हिंदी विषय से, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, चाहे जीआईसी के लिए, चाहे बिहार टीचर के लिए तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुल 125 प्रश्न, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य के प्रश्न होंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य होगा कि एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 125 प्रश्न हम लोग बहुत कम समय में करेंगे। जहां पर सस्पिशन होगा, ज़रूरत होगा, वहां पर व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, आज के लिए पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आसान है, तो ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि पूरा पेपर आसान होने वाला है। नहीं, आगे चल देखते हुए चलिए, आप बदलेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तलाक और पुनर्विवाह की समस्या किस नाटक में है? सबसे पहले तो ये जान लो, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और राजश्री जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो तलाक और पुनर्विवाह जो है ये ध्रुवस्वामिनी में, विकल्प बी सही हम लोगों का। ध्रुवस्वामिनी में इस समस्या का जिक्र हुआ है, तलाक और पुनर्विवाह का। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता दें हम, राजा शिव प्रसाद सितारे, जिनको कहते हैं हम लोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से इनको हम जानते हैं। तो विकल्प सी वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, इनकी और रचना है राजा भोज का सपना, भूगोल का हस्ता मलक, मानव धर्मसार। ये भी याद रखिएगा। उर्वशी के स्त्री पात्र हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। इस उर्वशी के स्त्री पात्र का नाम बताइए। क्या इसमें से 5 दिया हुआ है नाम, इनमें से क्या यहाँ पे 3 दिया हुआ ना, 3 3 का विकल्प, तो 3 इसमें से उर्वशी के पात्र हैं। ठीक है, 3 उर्वशी के पात्र हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, उर्वशी लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और इसके स्त्री पात्र सहजन्या है, चित्रलेखा है। चित्रलेखा है क्या इसमें? निपुणिका है और निपुणिका है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, डी और ई यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। विकल्प सी वाला सही है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही है? सी वाला यहाँ पर सही है। एक चीज़ और बता दें, उर्वशी के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आमुक के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद के किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की है? आमुक के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की है? तो कामायनी जान लो पहले, ये तो जयशंकर प्रसाद की रचना, क्लियर हो गया। इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से इसमें सहयोग लिया गया है इस पुस्तक को रचने में? एक जान लो, शतपथ ब्राह्मण। लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो सुनते जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद, ये सब चीज़ें हैं। तो शतपथ ब्राह्मण हो गया, छांदोग्य उपनिषद और ऋग्वेद। सी डी ई किस में सही है? विकल्प सी यहाँ पर भी सही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? तो सबसे पहले ये जान लो, भारत भारती किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1912 में इसकी रचना हुई। और इसमें कृषि और कृषक है, शिक्षा की अवस्था है, दुर्भिक्षा है, वर्तमान भारत है, गोवध है, साहित्य है, मंदिर और महंत हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले एक चीज़ हो गया कृषि और कृषक हो गया, और एक यहाँ पे स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्षा, और शिक्षा की अवस्था है, एक दुर्भिक्ष है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वर्तमान भारत भी है, गोवध है, साहित्य है, मंदिर और महंत है। तो यहाँ पे जितना पूछा है उतना बताइए, बी, सी और ई। बी, सी, ए और विकल्प सी यहाँ पर भी इसका सही होता है। चलिए, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई? प्रिय प्रवास जो है ये किन छंदों में रची गई, आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लो, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरि औध की रचना है। आप मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। और इसमें जो छंद है वो है द्रुत विलंबित छंद और शार्दुल विक्रीडित छंद
और एक है मंदाक्रांता छंद। ठीक है, तो यहाँ पे बी, सी और ई सही है। बी, सी और ई, विकल्प बी यहाँ पर सही है मेरे भाई। चलिए, जिन जिन दिन देखो वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? आप जानते हैं कि बिहारी ने उनकी एक ही रचना है, दोहा छंद में बिहारी ने बिहारी सत्य सही लिखा है और बिहारी की ये पंक्ति है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, सही है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? यहाँ पे कौन नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो बता दें, कुलपति मिश्र हैं, कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम जी नहीं हैं। कौन नहीं है? मतीराम जी नहीं हैं। तो विकल्प यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है? सगुण भक्ति धारा का कौन सा कवि नहीं है? ध्रुवदास, सुंदरदास और रसखान, स्वामी हरिदास। यहाँ पर सुंदरदास जो हैं ये भक्ति धारा के नहीं हैं, ये संत काव्य धारा के कवि हैं। किसके कवि हैं? संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, बाकी ध्रुव, रसखान और हरिदास ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये सब सुरतीय, नरतीय, नागतीय सब चाहत अस होत, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुत हो। ये उपयुक्त दोहा किस कवि द्वारा रचित है? किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है रहीमदास द्वारा। किसके द्वारा? रहीमदास द्वारा। और ये दोहा तुलसी के संदर्भ में रहीम ने लिखा है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? मीराबाई की उपासना पद्धति जो है ये माधुर्य भाव की है। ठीक है, माधुर्य भाव की उपासना पद्धति है। अब बाकी ये साख्य भाव जो है ये सूरदास हैं, ये पूछेगा आपसे, ये भी पूछ सकता है। सूरदास की उपासना पद्धति कैसी है? साख्य भाव की है। और तुलसी की उपासना पद्धति जो है ये दास्य भाव की है। ठीक है, ये तीनों क्लियर हुआ आपका? हाँ, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? कौन सर्वप्रथम माना जाता है भाई? इसमें माने जाते हैं सरहपा। कौन माने जाते हैं? सरहपा। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। इनको अन्य नाम से जैसे सरोज, वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इतनी पंक्तियाँ हो गई, याद कर सके तो याद करते हुए चलिए। और एक चीज़ और बता दें, आप 1 2 4 5 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करिएगा, और चाहे ये जो भी क्लास चल रहा है इसको करिएगा तो आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा ऐसे मेरे हिसाब से मेरे कितने स्पीड से चलने के लिए। ठीक है, और जितना भी मैं तथ्य बोलूँगा उसको याद करने के लिए, चाहे समझने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? सिद्धों की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो सांध्य भाषा। सांध्य भाषा क्या है? सिद्धों की वाणियों की भाषा है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। और सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं, पहले भी बताए हैं हम। और सिद्धों की भाषा जो है, भाषा को सांध्य भाषा का नाम दिया था मुनिदत्त और अद्वैय ब्रज ने। ठीक, अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कबीर की भाषा जो है सदुक्कड़ी है। कबीर की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी। ठीक है, और खिचड़ी किसका है? ये है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की भाषा को पंचमील खिचड़ी के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? हृदयराम, नाभादास, प्राणचंद। कौन आदिकाल के कवि हैं? तो कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं है, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। आदिकाल के कवियों की बात करें तो सरापा हो गया, लुइपा हो गया, कंडपा हो गया, रुणबिपा, हेमचंद हो गया, विद्यापति, चंद्र बरदाई हो गए। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाइम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? पृथ्वीराज को प्रेरित किया था रेवा
रेवा तट पर मृगया के शिकार के लिए, रेवा तट पर मृगया के शिकार के लिए चामुंडराय दामिन ने पृथ्वीराज को प्रेरित किया था। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है, बता सकते हैं? विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? पहला ही प्रश्न था अनमेल विवाह। क्या? अनमेल विवाह था। अच्छा, यहाँ पर दो बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ये क्वेश्चन उसी का है। देखिए विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय बताना है यहाँ पे। तो एक तो हो गया अनमेल विवाह और एक है वयः संधि। ठीक है, वयः संधि है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा सही है, बी और डी सही है। ठीक है, और इनकी विद्यापति की कई रचनाएं जैसे याद कर सकते हो, पदावली, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका प्रकाशित नहीं हो पाया है, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ऐसे करके है सब। भल्ला हुआ जो मारिया, वहड़ी मोहतो कुंत, लज्जेंज तू वय सियहू, जय भग्गा घरु एंत का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? एक बार वो पढ़ते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिड़ी माड़ा कंतु, लज्जे जम तू वयंसी, अहु जय भग्गा घर एंत। ठीक है, हे बहन, हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कांत मारा गया। इनमें से बताना है कौन कौन सा सही है। भल्ला हुआ जो मारी, भला हुआ मारा गया, हे बहिन मेरा कंतु, हे बहना, अच्छा हुआ मेरा कांत, मेरा पति मारा गया। अच्छा नहीं हुआ, नहीं, वहाँ पे कह रहा है अच्छा हुआ, उसके मारे जाने से देश का भला हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। हे बहना, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ। दोनों जगह लिखा है, हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ। हे बहना, अच्छा हुआ मेरा कांत मारा गया। ए और डी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्रवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? यहाँ पर देखिए, किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया? राजनीतिक का किया, सामाजिक का किया, सांप्रदायिक का किया, सांस्कृतिक का नहीं किया है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। इन्होंने कहा है जनता की चित्रवृत्ति पर प्रकाश डालने वाली सांस्कृतिक परिस्थितियों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है, ये ध्यान रहे। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा का है क्या? आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है क्या? हाँ है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इन्हीं का है, मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन का। और AFEK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इन्हीं की रचना है, मतलब FEK की। और गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मतलब सभी रचनाएं जितनी दी हैं जिस राइटर के सामने, वो सारी सही हैं। और बताना यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको बताना है, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो बता दें कि आप पढ़े भी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका है 1888 में। जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो प्रकाशित हुआ 1888 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद आता है, सबका लिख लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आएगा 1938 में। कब आएगा? 1938 में। उसके बाद है हिंदी साहित्य का 80 वर्ष। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष जो है ये 1954 में लिखा गया। और कौन सा बचा? हाँ, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 1920 में कब लिखा गया? प्रकाशित हुआ 1920 में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में। तो पहले से बाद में कौन आएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन का सी वाला पहले आएगा, बी वाला कट गया। उसके बाद कौन आएगा? और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर आ जाएगा, डी वाला आएगा उसके बाद।
तो सभी में चल रहा है ये, यानी कि ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद कौन आ गया? 1920 1938 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, यानी कि आ गया ये वाला विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलो। इतिवृत्त और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। ठीक है, 1929 में। चलिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? पहले ये छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, और कब? 1929 में छपा था, और उसके बाद में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया गया, कहा जाने लगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म भारतेंदु की रचना है क्या? नहीं, आषाढ़ महात्म नहीं है। इनकी रचना है वैशाख महात्म। ध्यान रहे, वैशाख महात्म। ठीक है, और बाकी अपवर्ग, पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा, ये तीनों रचनाएं जो हैं इन्हीं के द्वारा संपादित की गई, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आषाढ़ महात्म से मुझे अभी तक तो कोई रचना नहीं मिली, अगर आपको मिली तो बताओ। आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का, इससे मिलता जुलता। तो विकल्प यहाँ पर ए वाला है जो, वो रचना हरिश्चंद्र की नहीं है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण है जो ना, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, 1927 में लिखी गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर गंगा अवतरण हो गया, विकल्प डी सही है दोस्त। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन एक छायावाद के 4 स्तंभ में नहीं है? जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा। तो कौन नहीं है? ये यहाँ पर नहीं है। ये तार सप्तक के प्रकाशक हुए, चार बार तार सप्तक का संपादन किया इन्होंने। और जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं भाई? नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। और किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? आपको पहले बता दिया, अज्ञेय द्वारा संपादित है सप्तक। तो पहले देखिए, पहला तार सप्तक जो है उसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, पहला नाम नहीं दिया जाता है। और जो तार सप्तक है, तार सप्तक यानी कि पहला तार सप्तक में जो 1943 में प्रकाशित हुआ, और विकल्प ए सही है, जिसमें कोई भी महिला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, पहले तार सप्तक में कौन कौन से रचनाकार हैं? रामविलास शर्मा हैं, ठीक है, अज्ञेय जी हैं, और उसके बाद गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मानचे और मुक्तिबोध नेमीचंद जैन। ठीक है, 7 लोग हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिलापंख है, भीतरी नदी की यात्रा है, चमकीले है, शिलापंख चमकीले है, धूप के धान है, नाश और निर्माण है, मंजरी है, साक्षी रहे वर्तमान है। तो कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है ये अधिकतर ऐसा लगता है सूफियों के प्रभाव के कारण है। और ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्लियर। मानुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश का कवि कौन है? कौन है कवि? ये कबीरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की पंक्ति है, विकल्प ए सही है। निर्गुण शाखा के कवि हैं, ये आप जानते हैं। इनके रचनाओं का संकलन बीजक नाम से जाना जाता है, और जिसमें साखी शब्द रामायणी है। पद्मावत का
बंगला अनुवाद किसने किया? सिंपल सा क्वेश्चन है। पद्मावत का बंगला अनुवाद जो है आलो उजाला, आलो उजाला कवि ने किया। विकल्प बी सही है। और ये अनुवाद जो है पद्मावत का अनुवाद आलो उजाला ने किया। यह अकरान राज्य के एक वजीर थे मगन ठाकुर, उनके कहने पे 1650 के आसपास इन्होंने आलो उजालो नामक कवि से कराया था इसने। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे, सुदामा चरित किसकी रचना है? ये सुदामा चरित की बात करें हम लोग, यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। पहले तो ये जान लो, ब्रज भाषा में रचित है, ये खंड काव्य है। कौन सा काव्य? खंड काव्य है। और ये नरोत्तम दास की रचना है। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता सबरपा है। ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है? गीत है। चर्यापद क्या है? एक प्रकार का गीत है जो कुछ अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जे हाल मिसकी मकुन तवाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। ठीक है, ये हिंदी में गाना बना है एक, सभी आप जानते होंगे। तेज जे हाल मिसकी मकुन तवाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। यह प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। कुछ नहीं सोचना है इनके बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में तुरंत लगाइए क्या? अमीर खुसरो। चलिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाए तो गोरखनाथ हैं। ठीक है, यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ रहता तो उनको आप कहते। ठीक है, कि नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की और उसका प्रचार प्रसार जो किया वो गोरखनाथ ने किया है। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे? कौन है वो? वो है भूषण, कवि भूषण हैं। ये महाराज शिवाजी के और छत्रसाल बुंदेला के राजश्रित कवि थे। और छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा भी लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखाने की बखानो छत्रसाल को। ये वाली लाइन तो सुनी होगी आपने, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा यह रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? उनके किस कृति में है? अंग दर्पण में है। रसलीन के किस में है? अंग दर्पण में संग्रहित है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। और विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में कह रहा है? किस कवि के विषय में? घनानंद के बारे में कह रहा है। इनकी सी विशुद्ध और सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। किसके बारे में? घनानंद के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार के कौन है? भाषा योग वाशिष्ठ के रचनाकार की बात करें, रचना तो पहले जान लो 1741 में हुआ है। 1741 में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा ये लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे। और मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? ये लक्ष्मी नारायण लाल। अभिमन्यु किसके लाल थे? अर्जुन के, तो इसी से याद कर लीजिएगा। कौन है? अभी क्या होता है? लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। कौन था? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा इसे खेला भी गया था 1906 में। महिला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका कथा क्षेत्र जो है बिहार है, और बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में ये मेरीगंज गांव का ये कहानी है। ये फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। प्रतिकथा और दीर्घतफा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, ये सब इनके उपन्यास हैं फणीश्वरनाथ रेणु के। और चलो, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है?
चेतन नहीं है किस उपन्यास का, तो गर्मराख, गर्मराख का चेतन नहीं है। तो गर्मराख का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, जगमोहन। और गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सबके जो प्रमुख पात्र हैं वो चेतन है, इसीलिए पूछा है इसमें। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके बताइए, यहाँ पे बताना है। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है, ठाकुर जगमोहन की रचना है। नरेंद्र मोहिनी की बात करें हम लोग, देवकी नंदन खत्री की रचना है। और मायाविनी गोपाल राम गहमरी की रचना है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान, ये बलदेव प्रसाद की रचना है। हम रासो सुनने लगे। तो इनमें से बताना है, सही कूट बताना है, पहले का तीसरे के साथ, पहले का तीसरा, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी की अगर हम लोग बात करें तो पहली कहानी ग्राम है, 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। किस पत्रिका में, हिंदू में प्रकाशित हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम कहानी संग्रह, इनकी प्रथम कहानी संग्रह। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन है, छतरी। कौन है, छतरी है। इनकी एक सलाम कहानी भी है, याद रखिए, घुसपैठिए भी है, तो इसको याद रखिएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है, काशीनाथ खत्री। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है, काशीनाथ खत्री, एक याद रखिए यहाँ से, कौन, काशीनाथ खत्री। और राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, यानी कि 2 और 4, विकल्प सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। रामचंद्र शुक्ल की एक रचना नहीं है। काव्य में रहस्यवाद है, कल्पना का आनंद है, चिंतामणि है, साहित्य, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नहीं है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। एक कृति आत्मकथा नहीं है, वो कौन सा है, अग्निसेतु। अग्निसेतु आत्मकथा नहीं है। यह विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। किसके द्वारा, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा की बात करें तो कृष्ण अग्निहोत्री, 1997 में इसका प्रकाशन हुआ। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। मुर्दहिया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखित है। ठीक है, अमृतलाल नागर की जीवनी है। नागर की जीवनी है, वट वृक्ष की छाया में। ठीक है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम की जीवनी है। तुलसी राम की जीवनी है, आत्मकथा है, सॉरी, आत्मकथा। कितनी धूप में कितनी बार महिप सिंह की आत्मकथा है। की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, के द्वारा लिखित है, किसके द्वारा लिखित है, ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित है और कविनाथ गोपीराज की जीवनी है इसमें। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, इस चीज़ को ध्यान देना है। असंगत की बात पूछा है। बसंत से पतझड़ तक किसकी रचना है, ये रविंद्र त्यागी की रचना है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया की है।
और कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय की नहीं है, ये रचना है अमरकांत, अमरकांत की रचना है। और चिड़िया रैन बसेरा जो है विद्या निवास मिश्र की रचना है। अमृत राय का नाम यहाँ पर आया संस्मरणात्मक कृति में, तो इनकी एक रचना है जिनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी, ठीक है। और 1992 में यह रचित है। चलते हैं आगे। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसमें बता दें हम कि मैथिली शरण गुप्त का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है इसमें। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर सही होगा। क्लियर? इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? देखिए, रेखा चित्र परक की बात किया है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति इनमें से नहीं है? बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा जो है ये रेखाचित्र परक कृति महादेवी वर्मा का नहीं है। और ये बोलती प्रतिमा जो है ये श्री राम शर्मा का है। किसका है? श्री राम शर्मा की ये रचना है, ठीक है। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा का है, ठीक है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। क्लियर? अच्छा, अतीत के चलचित्र जो है 1941 में लिखा गया, स्मृति की रेखाएं 1943 में, और मेरा परिवार 1972 में। तो एक और है बोलती प्रतिमा जिसके श्री राम शर्मा है, ये लिखा गया 1937 में। रेखाचित्र की विशेषता किसमें होती है? रेखाचित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या फिर संवेगता में? किसमें होती है? तीव्रता में होती है। विस्तार, चपलता, संवेगता नहीं है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? तीव्रता है। किसकी विशेषता? रेखा चित्र की विशेषता, ठीक है। अच्छा, रेखा चित्र की और विशेषताओं की बात करें हम तो इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना, इसमें भी इसका न्यूनता के साथ वर्णन होता है। वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? वृत्त और एक उदास नगर, मैं बता दूं कि ये है चीड़ों पर चांदनी। क्या है? चीड़ों पर चांदनी। और चीड़ों पर चांदनी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। इतना क्लियर? अच्छा, सुधियाँ उस चंदन के वन की जो रचना है ये विष्णुकांत शास्त्री का है, विष्णुकांत शास्त्री का। ये बता दें संस्मरण है, संस्मरण है। और याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, ये काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का है। और अपनी खबर, अपनी खबर की बात करें तो ये आत्मकथा है। ये किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ठीक है। चलिए, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो बता दें रामवृक्ष बेनीपुरी हैं पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक, ठीक है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पहले भी आ चुका है। सारे जगत जहान, ठीक है। जगत जहान यानी कि शब्द, एक ही शब्द दो बार आया है यहाँ पे। पद पुनरुक्ति की दोष है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। पुनरुक्ति काव्य दोष है इसमें। और आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? काव्य गुण की बात करें अगर हम लोग तो आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? 3 माने हैं। और भामह बताते हैं हम, याद रखिए, भामह, आनंदवर्धन, हेमचंद, राजा जगन्नाथ, ये सब मानते हैं कि काव्य गुण कितने हैं? 3 हैं। और दंडी और भरत मुनि मानते हैं 10 है काव्य गुण। और वामन मानते हैं 20 है। भोज मानते हैं 24 है काव्य गुण। ये पूछा जा सकता है।
चलिए, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है, आचार्य मम्मट की रचना कौन सा है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, काव्य अलंकार भामह का है। तो काव्य प्रकाश जो है यहाँ पर, ये मम्मट की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की रचना है। व्यक्ति विवेक आचार्य महीप भट्ट की रचना है, महिम भट्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया है? तो भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया। किसने किया? भट्ट नायक ने किया। अभिनवगुप्त साधारणीकरण के बारे में कहते हैं कि सहृदय को ही इन्होंने माना है साधारणीकरण। और अच्छा, इसे मिटा देते हैं, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज होइएगा आप। चलिए, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। रस के 4 अवयव या अंग माने गए हैं, रस के 4 अवयव या अंग माने गए हैं, जिन्हें अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं हम लोग। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? देखिए, एक नगड़ होता है शुरू से, 2 भगड़ होते हैं, एक रगड़ होता है, इसी क्रम में चलते हैं सब। 12 वर्ण होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तो विकल्प कौन सा यहाँ पर सही होगा? सही होगा विकल्प डी वाला। इंद्र व्रजा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? एक चरण में वर्णों की संख्या 11 है। इंद्र व्रजा एक समवर्ण वृत्त छंद है। क्या है? समवर्ण वृत्त छंद है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सी आया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा सोचा इस पार, तब तक चेतक या घोड़ा था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार है। विकल्प बी सही है, बहुत बार ये आ चुका पहले भी। और बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। विकल्प ए सही है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। वो क्या कह रहा है? बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिन कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ कारण के बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विकल्प ए सही है। और हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का यह मत है? यह फैलन का मत है। किसका मत है? यह फैलन का मत है, इसे याद रखिएगा। विकल्प सी यहाँ पे सही है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? हिंदी जानते हैं, तो हिंदी तो है नहीं, कौरवी बोली हरियाणा के क्षेत्र में बोला जाता है हिंदी को, कौरवी बोली के नाम से। ठीक है। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? कौन सी लिपि अंकित है प्राचीन भारतीय सिक्कों पर? ब्राह्मी लिपि अंकित है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं कौन से 2 वर्ण? तो अंग है और आहा है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, अंग और आहा। और हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ और व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, जो भ है त थ द ध ब दंत हो जाएगा। ठीक है, त थ द ध, और ये भी दंत होगा। त थ ये भी, तीनों ये दंत होगा। ह क्या है? ह व। जो ह है वो एक तो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? महाप्राण के अंतर्गत एक आएगा। और क्या पूछ रहा है इसमें?
जिसमें ये सारे गुण हों, स्पर्श घोष हो। पहले तो जान लो घोष कह रहा है, क ख ग घ अंगा। ठीक है, घोष कह रहा है तो ये तीनों घोष में आएगा, ये अघोष में आएगा, अघोष। ठीक है, सघोष। अब सघोष आएगा तो इसमें देखो भ जो है, भ आएगा, ये सघोष में आएगा, तो भ इसमें सघोष है। ठीक है, भ में एक गुण मिला। महाप्राण को, महाप्राण देखिए महाप्राण क्या होगा, जिसमें यच्च लगाओगे आप। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा वाला क्या होगा, महाप्राण होगा, तो भ चौथे में आएगा, तो महाप्राण भी है भ। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन प, प फ ब भ। भ किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा। यहाँ पे हम दंत लिख दिए थे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए घोष भी है, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन भी है, तो यानी कि विकल्प ए सही होगा। ठीक है, अल्प प्राण य र ल व, महाप्राण स स स स ह, उसमें व्यंजन भी से कहते हैं, और समस्त स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, ये ध्यान रहे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, वह हो जाएगा विकल्प डी, यहाँ पर सही है। कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है, कविता का मर्म कौन सी विभक्ति होगी इसमें, तो इसमें है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, संबंध, संबंध वाला होता है, का, के, की, रा, रे, री, ऐसे करके। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, लिंग की दृष्टि से चाय फीका है, दही खट्टा है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है, दही खट्टा है। ठीक है, दही खट्टा है सही होगा। क्यों, क्योंकि दही जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। ठीक है ना, इसीलिए। चांदी सोने से कम महंगा है, कम महंगी है, मिसरी मीठा है, तो यहाँ पे दही खट्टा है, विकल्प बी वाला सही होगा। और दही जैसे पुल्लिंग है, ऐसे होता है, घी भी पुल्लिंग होता है, पानी भी होता है, हाथी गुस्सा मजा भी होता है। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का चाची, बहन का भाई, कोयल का कोयल ही होता है, भैंसा का भैंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, कोयल का कोयल ही होता है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के बोले, कई लड़के हैं, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए, शयन में संधि है, शयन में कौन सी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो होगा से और धन अन, इसमें हो जाएगा कौन सा संधि, अयादि संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। विकल्प जो होगा इसमें कौन सा होगा, ए वाला होगा, 78 का ए होगा। अच्छा, ए और अय के बाद जब ओ और औ, ए अय और ओ औ के बाद जब कोई स्वर आए तो अय हो जाता है, जैसे इसमें हुआ है। जैसे ए, इसमें ए है, ए के बाद क्या आया है, शयन, अ आया है। ठीक है, तो मिलकर क्या होगा, अय हो गया। चलिए, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही उत्तर चुनिए। अच्छा, जगन्नाथ, जगन्नाथ पहले तो जान लो ये व्यंजन संधि होगा इसमें, और जगत धननाथ हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी सही होगा। इस तरह आप जानते होंगे, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज ग न तब में बदल जाएगा, उसमें हलंत भी रहेगा, उसके बाद नाथ। ठीक है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, विकल्प सी यहाँ पर सीधा सीधा सही है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण से मुक्त, अपादान, अपादान कारक है इसमें, तो अपादान रुकिए, यहाँ पे हम संप्रदान पे लगा दिए, अपादान, विकल्प डी यहाँ पर सही है, से का अर्थ अलग होने के लिए, ऋण से मुक्त।
निसदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस की बात करें तो देखो, ये जब प्रेम और प्रेयसी की, प्रेमी और प्रेयसी की बात हो यहाँ पे, तो पहले तो जान लो श्रृंगार हो जाएगा। और श्रृंगार में दो होता है, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पे दुख हो रहा है। ठीक है, प्रेम में दुख है। लालटेन शब्द है, लालटेन विदेशी शब्द है। ठीक है, लालटेन कैसा शब्द है? विदेशी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो विदेशी हो जाएगा ये। चलिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, तद्भव, तत्सम, देशज एवं विदेशज। चलिए, यहाँ पे दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना का पर्यायवाची कौन नहीं? हाटक होता है, कुंदन होता है, हेम होता है, मय नहीं होता है। मय जो है ये युक्त का है, युक्त कह सकते हैं, भरा हुआ कह सकते हैं, या पूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, मय का। तो विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कुंती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है कुंती। कुंजर है क्या? कुंजर भी है। और करी है। मही नहीं है, विकल्प डी सही होगा। मही किसका है? ये भूमि का है। वसुंधरा का है, वसुंधरा का है। धरती का है, धरा का है। धरा, धरती, वसुंधरा, भूमि। ठीक है। धूसर किसका पर्यायवाची है? ये गधा का होता है, गर्दभ का होता है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आपके पूछा जाता है, वैशाख नंदन है एक रासव है, बेसर है, चक्रीवान है, खर है। ठीक है, याद रख लीजिए। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा युग्म है इसमें से बताइए? गगन, आगमन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो रहेगा डैश बीच में। ठीक है, अच्छा, या गैप रहेगा, दोनों में मिलान करना। शुद्ध अशुद्ध बताना है। गमन का आगमन, क्या फिर निषिद्ध का विहित, आमिष का सामिष, या फिर व्यास का सम्मान। देखिए, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष सामिष एक तरह के हो गए। आमिष का हो जाएगा आपका निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है, बाकी सब सही था। प्रमाणिक का विलोम क्या होगा? अप्रमाणिक होगा। विकल्प डी सही है यहाँ पे। ठीक है, प्रमाणिक का अप्रमाणिक होगा। छोटे छोटे प्रश्नों पर उतना समय नहीं लगाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वर्तनी कब इत्री? ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। और वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आहवन, स्वावलंबन, निरावलंबन, आहवन। ठीक है, कौन सा इनमें से शुद्ध है बात करें हम लोग, तो जो होगा आहवन होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अच्छा, 2 लिखा है ना आहवन यहाँ पर, तो आप यहाँ पे टाइप जैसे भी हुआ है, मैं बता दूं कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपको किताबों में किस तरह मिलेगा? ठीक है ना, इस तरह से आपको यहाँ पे आ का मात्रा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा। चलिए, अच्छा, एक बात और बताएं। जैसे स्वावलंबन है, यहाँ पे लिखा है स्वावलंबी, स्वावलंबन लिखा है। इसका जो होगा शुद्ध शब्द स्वावलंबन चाहे निरावलंबन का हो जाएगा। देखिए, निरावलंबन का होगा निर्वलंब। ठीक है, और ये स्वावलंबन का जो हो जाएगा स्वावलंबी। क्लियर? वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत बात करें हम लोग, वाक्यों का अध्ययन किया जाएगा, और क्या? विकल्प सी सही है। खाने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। चलिए, अजेय का अर्थ है जिसे जीता ना जा सके। देखिए कहाँ पे है, जिसे जीता न जा सके। विकल्प सी सही है। मेरा नाम भी है, तो
ये आप बचपन से भी जानते होंगे, बहुत बार सुने होंगे, इसमें समय ना लगाइए तो वही सही। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके, विकल्प ए वाला में जो है इसका हो जाएगा ज्ञेय। अब आया है तो इसको भी देख लीजिए। और ज्ञेय, और जिसे जाना न जा सके इसे अज्ञेय, जिसे जीता जा सके अजेय। ठीक है, जिसे जीता जा सके, जिसे जीता न जा सके उसके लिए अजेय होगा, जो हम लोगों का पहले है। और जिसे जीता जा सके इसके लिए क्या हो जाएगा, जय होगा। ठीक है, और विजय भी होगा, साध्य भी हो सकता है। चलिए, छाती के बल चलने वाले, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द बताना है, तो हो जाएगा उरग। उरग होगा जो छाती के बल चलते हैं, जैसे सांप है। ठीक, अच्छा यहाँ पर और भी दिया है। कुरंग का अर्थ होता है जो हिरण होता है। तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, घोड़ा है यहाँ पे। और एक भुजंग का अर्थ जो दिया है ये होता है भुजंग, सांप। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। ठीक है, यानी झूठा दिखावा करना। हथेलियों में बल पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हथेलियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, विकल्प भी सही है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद होना। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रचुरता है, तो श्रृंगार रस की, विकल्प डी यहाँ पर सही है। ठीक है, और कालिदास द्वारा रचित है कुमार संभव। 10 कुमार चरित किसकी रचना है, दंडी की रचना है 10 कुमार चरित, विकल्प बी सही है। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थ गौरवम, दंडित पद लालित्यम, मागे संति त्रयगुड़ा। तो पद लालित्य के लिए कौन बताए हैं अभी, पद लालित्य के लिए माघ है। कौन है, माघ है, विकल्प। और तीनों के लिए माघ है, मागे संति त्रयगुड़ो और दंडिन पद लालित्यम। तो ये पद लालित्य के लिए जो है वो दंडी है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। ठीक है, उपमा के लिए कालिदास। ठीक है, उपमा कालिदासस्य, भारवे, भारवी जो है वो कौन है, अर्थ गौरव, और दंडिन पद लालित्य, मागे संति त्रिगुण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद की बात करें हम लोग तो अनुधन अय होगा, अय होगा, विकल्प सी सही है यहाँ पर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण। देखिए, उच्चारणम रामष्टिकते, संधि विच्छेद आगे दिया ही है यहाँ पे, उतधन चारणम रामष्टिकते, रामष्टिकते है, रामस धन टिकते होगा, यहाँ पर धन लगा दीजिए। और यहाँ पे एक है गंगोदकम, गंगोदकम जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें गुड़ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है इसमें। तो सतचित, सच्चित, इसमें भी व्यंजन संधि है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास किसमें है, तो ये है आपका स्वर्ग पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से आया हुआ, यानी कि दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पे अपदान कारक वाला चीज आ जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देश हितम में संप्रदान तत्पुरुष समास है, देश के लिए, देश के हित के लिए आ गया इसमें। और ग्रामगतः में कर्म तत्पुरुष समास है, और वाक्पटु में अधिकरण तत्पुरुष है। प्रसूतः में विभक्ति तथा वचन बताइए। प्रसूतः में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, देखिए कहाँ पे है, तृतीया विभक्ति,
तृतीया विभक्ति और बहुवचन, विकल्प डी में सही है। इसका प्रसूतः का मूल धातु जो है सु है, क्या है, सु है, और इसका मतलब होता है जन्म देने वाला या उत्पन्न करने वाला। और यहाँ पर प्रसूतः का इसका देखिए, इसका मूल धातु हो गया, और इसका अर्थ कहें तो हम लोग जो उत्पन्न या जन्मा हुआ, जन्मे हुए या उत्पन्न हुआ, ठीक है, इस तरह से। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते, तो सरित, सरितो, सरितः, सरितम, सरितः, सरितः, सरिता, सरिदभ्याम, सरिदिभि, और सरिते, सरिदभ्याम, सरिदभ्य, तो हो गया इसमें चतुर्थी विभक्ति। विकल्प टी यहाँ पर सही है, सरिते और सरिभ्य, ठीक है। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा इसमें। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? ठीक है, तो ये लिट लकार यानी भविष्य काल में ये बनेगा आपका द्रक्ष्यति कहिए, द्रक्ष्यति कहिए, तो ये बन जाएगा आपका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में बनेगा। उसमें बनेगा आपका द्रक्ष्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ते, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है, शुद्ध बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो मातरम नील्यते कृष्ण, मातरी नील्यते कृष्ण, मातुर नील्यते कृष्ण होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। मतलब कृष्ण अपनी माता से छिपता है, कृष्ण अपनी माता को माता से छिपता है। यहाँ पे माता से छिपने या अलग होने के लिए अपादान कारक प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य जो है सी वाला सही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका जा रही है, बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका जा रही है, विकल्प डी सही है। और राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सहायता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। दुरुस्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ये मिहिरदेव के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी यहाँ पर सही है, मिहिरदेव का है। और ये दुरुस्वामिनी नाटक जो है ये किसका है? ये है जयशंकर प्रसाद का। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नाम का उल्लेख है? शेखर एक जीवनी भाग 1 जो है, तो पहले जान लो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ये अज्ञेय की रचना है। और इसमें जो पश्चिमी विचारक हैं इसमें कार्ल मार्क्स हैं और नीत्शे हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स, नीत्शे ये और त्रास्की हैं। कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रास्की हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही है। इधर एक तरफ तो रचना शीर्षक दिया है, दूसरी तरफ उसका किस में है वो दिया है, लोकरीढ़। लोकरीढ़ जो है ये विवेकी राय का है, विवेकी राय का, और इसका जो विधा है वो संस्मरण है। जीवनी परिधि ये भी विवेकी राय का है, और विवेकी राय का उपन्यास है इसकी रचना। चली फगुनहट बौरे आम कहानी संग्रह है, और मेरे सुहृदय श्रद्धेय निबंध है। ये चारों रचनाएं किसकी हैं? विवेकी राय की हैं। और ये जो लिखा गया है ये संस्मरण में है। लोकरीढ़ आपके सामने है। जीवन परिधि उपन्यास है। चली फगुनहट बौरे आम कहानी संग्रह है, और मेरे सुहृदय श्रद्धेय निबंध है, ठीक है। इन विधाओं में लिखित है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन बताइए। कौन यहाँ से? लाहौर के बम्बू कार्ट वाले की बोली मरहम लगाने का काम करती है। मरहम लगाने का काम, ऐसे लोकल लैंग्वेज नहीं आते हैं, इतनी लोकल भाषा बहुत कम मिलेगी आपको।
अगर नहीं पढ़े हैं तब की बात कर रहे हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मन के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सही है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई है। ये भी सही है। लहना सिंह दियासलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा, ये गलत है। और लहाना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया, ई वाला सही है। तो यहाँ पर सही है ए, बी, बी, सी और ई। तो बी, सी और ई, यहाँ पे पी नहीं आएगा, बी, सी और ई। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है, कौन सही है? अच्छा, हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के न होने का बहुत दुख है, सही नहीं है। महमूद ने सिपाही खरीदा। महमूद ने क्या किया? सिपाही खरीदा, ये सही है। नूरे को भिश्ती पसंद आया। नूरे को भिश्ती पसंद आया, नहीं सही है। सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है, सही है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, ये भी सही है। ईदगाह कहानी जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। तो विकल्प यहाँ पर सी सही होगा, बी, डी और ई। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? वो है वजीराबाद। कौन है? वजीराबाद के बाद उनकी चुप्पी गहरी हो गई। यह कहानी विभाजन पर लिखी गई है। अमृतसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो हमने बताया नहीं, भीष्म साहनी। ठीक है। आत्मचेतन का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी चेतस को समष्टि चेतक की ओर उन्मुख किया है। यह कथन किस साहित्यकार का है? किस साहित्यकार का है? बच्चन सिंह का है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नव जागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। ये इनकी रचना है। किसकी? बच्चन सिंह की। संस्मरण की पुस्तकें हैं। संस्मरण की पुस्तकें इनमें से कौन है? अच्छा, एक चीज़ और, ये लिखा कब गया? ये बच्चन सिंह ने लिखा है एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। पिछले एग्जाम में उस किताब से बहुत सारे प्रश्न आए थे। संस्मरण की पुस्तकें हैं नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव संस्मरण की पुस्तक है क्या? अच्छा, नंगा तलाई का गांव जो है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित है, 2004 में लिखा गया। विश्वनाथ के द्वारा लिखित है। अच्छा, ऋण जल धन जल, ऋण जल और धन जल यहाँ पर है। देखिए, तथा वे लड़ेंगे हजारों साल, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। और इस ऋण जल धन जल के लेखक जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है और आगे दिन पाछे गए, ये संत कबीर जी का दोहा है। आगे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। वे लड़ेंगे हजार साल, वे लड़ेंगे हजार साल, ये रिपोर्ताज है। क्या है? रिपोर्ताज है और शिव सागर मिश्र का है। ठीक है। तो कौन सा इसमें जो है संस्मरण विधा की पुस्तक है? संस्मरण विधा की पुस्तक की अगर हम लोग बात करें, और आगे दिन पाछे गए जो संस्मरण है ये काशीनाथ सिंह का है। ठीक है। तो ए और सी इसमें संस्मरण है। वे लड़ेंगे हजार हजार साल रिपोर्ताज है। ठीक है। ऋण जल धन जल भी रिपोर्ताज है। सरयू भैया यहाँ पे एक तरफ पात्र दिया है और दूसरे तरफ सहयोगी पात्र दिया है। सरयू भैया जो है ये सब माटी के मूर्ति में संग्रहित है, जो जो भी रचनाएं हैं। जैसे सरयू भैया, गंगो भाई, ये राम वृक्ष बेनी की पूरी की रचना है सरयू भैया। मंगर जो है रेखा चित्र, ये भी राम वृक्ष बेनी पूरी का है, कुनकुन है इसमें। रजिया गंगोबाई और देव कुनकुन राम वृक्ष बेनी पूरी की रचनाएं हैं, माटी की मूर्ति में सब संग्रहित है।
सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी है। पूर्वी हिंदी जो है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर है। ए ह्रस्व स्वर नहीं है, यानी कि दीर्घ स्वर होगा। वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन करिए। छ, च, छ, छ तालव्य, त और ट, ठ, ड मूर्धन्य सही है, और ग दंत नहीं है, ग है जो ये कंठ है। ठीक है, और दंत की बात करें तो त, थ, द, ध, न वाला है। भ ओष्ठ है, प, प, व, म, तो विकल्प सी है जो ये सही नहीं दिया था। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द की बात करें तो क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द होता है, और विकल्प डी यहाँ पर सही है। जिस शब्द से क्रिया या विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करे वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं दिए हुए हैं, बताना इनमें से कौन कौन सही है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सकर्मक नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिकाएं क्रियाएं कहलाती हैं। सही है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये भी सही है। और जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर रुकिए, थोड़ा आगे चलते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, सही है, और उसे क्रिया कहते हैं, यहाँ सही है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का विधान का होना अनिवार्य है, नहीं, सही नहीं है। कर्म रहेगा सकर्मक की बात होगी, न कि अकर्मक की बात होगी, तो डी वाला सही नहीं है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये सही है। यानी कि बी, सी और ई, ये तीन सही हैं। बी, सी और ई, विकल्प सी वाला यहाँ पर सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का दर्पण कैसे लिखा जाएगा? पहले लिख लीजिए आप कहीं पेज पे, उसके बाद मिला लीजिए। विकल्प दर्पण, विकल्प बी सही है। और निम्नलिखित में गुण संधि वाला शब्द नहीं है। गुण संधि वाला शब्द नहीं है। मतैक्य, देखिए यहाँ पे डबल टोपी दिख रहा है ना, जब पढ़ाए थे बताए थे सिंपली। ठीक है, महोदय, महर्षि, उमेश, इन सब में गुण स्वर संधि है। मतैक्य में गुण स्वर संधि नहीं है, इसमें दीर्घ 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 करें, वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। ये रहे आपके कुल 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट में बता सकते हैं मैं किस अप्रोच के साथ चलूँ, कि क्या मैक्सिमम मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, या उसको फिर पूरा विस्तार से बताते हुए चलूँ। एक चीज़ और, इस पेपर को करने से आपको एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे ना, तो वहाँ पर इसका बेनिफिट लगेगा। जब आप रोज़ नए पुराने और सभी मिक्स प्रश्नों को देखते रहेंगे मार भरते रहेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत आराम होने वाला है आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर